नवंबर 2016 रात के 8:15 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। एक बेहद खुफिया और सुरक्षित तहखाने में आज जश्न का माहौल था। वहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मेजर इकबाल, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और खनानी भाई बैठे हुए थे। उनके सामने टीवी स्क्रीन चल रही थी, लेकिन उनका असली ध्यान बाहर खड़े उन दर्जनों ट्रकों पर था जो बस कुछ ही घंटों में रवाना होने वाले थे। इन ट्रकों में कोई हथियार, बम या बारूद नहीं था। इन ट्रकों में भारत को अंदर से खोखला कर देने वाला एक ऐसा जहर भरा था जिसे पकड़ना किसी भी सेना के लिए नामुमकिन था। इन ट्रकों में भरे थे 60,000 करोड़ रुपए के बिल्कुल असली दिखने वाले जाली भारतीय नोट। सब कुछ उनके मास्टर प्लान के हिसाब से चल रहा था। अगले दिन सुबह 4 बजे ये खेप नेपाल बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में दाखिल होने वाली थी। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने के लिए स्क्रीन पर आते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और फिर पीएम मोदी के मुंह से निकले एक फैसले ने उस तहखाने में ऐसा भूकंप ला दिया कि कुछ ही मिनटों बाद खनानी नाम का वो मास्टरमाइंड हाहाकार करता हुआ इमारत की छत पर दौड़ता है और वहां से कूदकर अपनी जान दे देता है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कैसे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल और एक अंडरकवर रॉ एजेंट ने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के 60,000 करोड़ के नापाक मंसूबों को रद्दी के कागज में बदल दिया। इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे भारत के उस सबसे बड़े और खामोश सर्जिकल स्ट्राइक की अनसुनी कहानी, ऑपरेशन ग्रीन लीफ। इस खौफनाक साजिश की असल शुरुआत होती है 26 मई 2014 से, जब नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मोदी जी के शपथ लेते ही ISI के मेजर इकबाल और कई आतंकवादी ग्रुप्स ने नेपाल बॉर्डर के जरिए 60,000 करोड़ रुपए की जाली करेंसी भारत भेजने का मास्टर प्लान बनाया। उनका इकलौता मकसद था भारत में तबाही मचाना और देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना। दरअसल इससे पहले खनानी भाई इस्लामाबाद के एक मदरसे में बैठकर दाऊद इब्राहिम और मेजर इकबाल के साथ मिलकर ये खेल काफी समय से खेल रहे थे। साल 2013 तक वो 11,000 करोड़ रुपए के जाली नोट हिंदुस्तान भेज चुके थे और हैरानी की बात ये थी कि उनका एक भी नोट पकड़ा नहीं गया था। उनका पहला टारगेट था कि किसी भी तरह मोदी जी प्रधानमंत्री न बन सके। आतंकवादियों को नोटों के कुछ टेक्निकल इनपुट्स भारत के ही कुछ गद्दारों और पुराने सिंडिकेट से मिल रहे थे, जिनकी एक ही शर्त थी कि मोदी चुनाव नहीं जीते। लेकिन जब 2014 में मोदी जी चुनाव जीत गए तो उस रात इस्लामाबाद के तहखाने में बैठे दाऊद इब्राहिम का खून खौल उठा। दाऊद ने गुस्से में कहा कि उनके 11,000 करोड़ पानी में चले गए क्योंकि उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया था। उसी रात उन्होंने तय किया कि इस बार 11,000 करोड़ नहीं बल्कि सीधे 60,000 करोड़ रुपए भारत भेजे जाएंगे। और इस बार सिर्फ पैसा नहीं बल्कि साथ में भयानक हिंसा भी फैलाई जाएगी ताकि देश एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ते हुए घुटनों पर आ जाए। मेजर इकबाल ने इस 60,000 करोड़ की रकम को भारत में घुसाने के लिए नेपाल बॉर्डर का रास्ता सुझाया था। प्लान ये था कि नेपाल से ये पैसा सीधे उत्तर प्रदेश में घुसेगा और यूपी में इस पैसे को रिसीव करने की जिम्मेदारी दी गई कुख्यात बाहुबली गैंगस्टर अतीक को। अतीक का गुंडों का जाल इतना बड़ा था कि अगर पैसा उसके रास्ते से जाता तो पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में बिखर जाता। लेकिन मेजर इकबाल को एक बहुत बड़ा डर सता रहा था। उसने 2015 में दाऊद के सामने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि अगर 2017 के यूपी चुनाव में सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ में चली गई तो यूपी में अतीक समेत उनका पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा और नेपाल बॉर्डर वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर दाऊद ने साफ अल्टीमेटम दिया। तो नवंबर 2016 आखिरी मौका है। इसी के साथ 9 नवंबर 2016 की वो खौफनाक तारीख तय कर दी गई जब ये 60,000 करोड़ की पहली बड़ी खेप नेपाल बॉर्डर से यूपी में घुसनी थी। भारत में हाल ही में उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और पूरा देश जोश में था। उस दोपहर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल अपने दफ्तर के आंगन में टहल रहे थे। तभी उनके एक अधिकारी ने आकर उन्हें ये खौफनाक खबर दी कि पाकिस्तान 60,000 करोड़ के नकली नोट भारत भेजने की तैयारी कर रहा है। ये सुनते ही डोभाल जी एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्होंने कहा, 60,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। अगर ये पैसा हिंदुस्तान आ गया तो बाजार हिल जाएगा, लोग डरेंगे और देश की स्थिरता टूट जाएगी। डोभाल ने तुरंत अपने अधिकारी को आदेश दिया कि हमारे उस स्पाई जासूस से संपर्क करो और पता लगाओ कि 60,000 करोड़ के नोट छप चुके हैं या अभी छपने बाकी हैं। ये स्पाई कोई और नहीं बल्कि रॉ के एक बेहद होनहार और खतरनाक अंडरकवर एजेंट मेजर मोहित शर्मा थे।
मेजर मोहित कोई आज के जासूस नहीं थे। वो कई सालों से पाकिस्तान में रहकर लियारी गैंग में पूरी तरह शामिल हो चुके थे। वो खनानी भाइयों और मेजर इकबाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे और दुश्मन उन्हें अपना ही आदमी समझकर उन पर अंधा भरोसा करता था। डोभाल का आदेश मिलते ही मेजर मोहित ने खनानी और इकबाल के साथ एक मीटिंग फिक्स की और एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। बातों बातों में मोहित ने उनसे कहा कि नेपाल बॉर्डर का रास्ता अब सुरक्षित नहीं रहा है, हिंदुस्तानी एजेंसियां वहां नजर रख रही हैं। मोहित ने उन्हें हिंदुस्तान में पैसा सुरक्षित पहुंचाने के कुछ नए रास्तों का झांसा दिया। उनके इस झांसे में आकर खनानी उन्हें सीधा इस्लामाबाद की एक खुफिया फैक्ट्री और गोदाम में ले गया। जब मोहित ने गोदाम के अंदर देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। वहां करोड़ों रुपए के जाली नोट बंडलों और थैलों में भरे हुए रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार रखे थे। नोट छप चुके थे और मेजर मोहित ने अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना ये सारी जानकारी अपने दिमाग में दर्ज कर ली। उसके बाद मेजर शोभित शर्मा ये खबर अजीत दोवल को भेजते हैं कि नोट छप चुके हैं। 16 नवंबर 2016 को ये नोट भारत भेजे जाएंगे। ये पक्की खबर दिल्ली पहुंचते ही अजीत डोभाल सीधा पीएमओ पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद थे। डोभाल ने सीधे शब्दों में कहा, सर, ऑपरेशन ग्रीन लीफ को जितनी जल्दी हो सके लागू करना होगा। इस बार 60,000 करोड़ नेपाल बॉर्डर से आने वाले हैं। पीएम मोदी गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें पता था कि अगर इसे अचानक लागू किया गया तो देश में बड़ी हलचल मचेगी और आम आदमी को भारी परेशानी होगी। मोदी जी ने चिंता जताते हुए कहा कि डोभाल जी, ये सही कदम नहीं होगा। लेकिन डोभाल जी ने अपनी आंखों में दृढ़ता लाते हुए कहा, सर, अगर ये पैसा हमारे देश में आ गया तो आतंकवाद को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये सिर्फ करेंसी नहीं, ये उस नेटवर्क की रीढ़ है जो देश में हिंसा फैलाना चाहता है। जब मोदी जी ने पूछा कि क्या कोई और तरीका है, तो डोभाल ने दो टूक जवाब दिया कि सर, पैसा छप चुका है और यूपी से बॉर्डर तक उनका नेटवर्क बहुत मजबूत है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हालांकि डोभाल जी ने एक शर्त रखी, ऑपरेशन ग्रीन लीफ लागू करने से पहले यूपी में अतीक अहमद के उस नेटवर्क को तोड़ना होगा, वरना पैसा किसी न किसी रास्ते से अंदर आता रहेगा। 7 नवंबर की सुबह डोभाल जी सीधे यूपी के डीजीपी से मिले। आदेश बिल्कुल स्पष्ट था, पीएमओ का हुक्म है, अतीक को जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार करना है। डीजीपी ने चिंता जताई कि अतीक का नेटवर्क बहुत बड़ा है और उसे अचानक उठाने से शहर में दंगे और सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। डोभाल ने बेहद सख्त लहजे में कहा, यह देश की सुरक्षा का सवाल है, तो जो गड़बड़ी होगी वो किसी दंगे से बड़ी होगी। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को तुरंत अलर्ट पर रखा गया। अधिकारियों को क्लोज डोर ब्रीफिंग दी गई और बिना किसी लीक के एसटीएफ के जवानों ने सादे कपड़ों में ऑपरेशन को अंजाम दिया। 48 घंटे के अंदर ही बाहुबली अतीक को पुलिस की गिरफ्त में ले लिया गया। दुश्मन का वो रिसीविंग नेटवर्क जो भारत में जहर फैलाने वाला था, उसे बॉर्डर पार करने से पहले ही नेस्त नाबूद कर दिया गया। कहानी वापस लौटती है 8 नवंबर 2016 की उस खौफनाक रात पर। रात के 2 बजे इस्लामाबाद की उस खुफिया फैक्ट्री में करोड़ों के जाली नोटों के बंडल ट्रकों के खुफिया हिस्सों में भरे जा चुके थे। पैकिंग इतने शातिराना तरीके से की गई थी कि बॉर्डर की चेकिंग में ये बिल्कुल आम मालवाहक ट्रक लगे और किसी को शक तक ना हो। जैसे ही आखिरी बक्सा लोड हुआ, मेजर इकबाल ने सीधा यूपी के बाहुबली अतीक को फोन घुमाया। मेजर इकबाल को इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि अतीक इस वक्त आजाद नहीं बल्कि यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में। फोन पर इकबाल का सीधा हुक्म था, 9 नवंबर की सुबह 4 बजे तुम्हें हिंदुस्तान की तरफ से ट्रक हर हाल में रिसीव करने हैं। लेकिन अतीक कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था। उसका खौफ और क्रिमिनल नेटवर्क इतना तगड़ा था कि वो पुलिस कस्टडी या जेल की भारी सुरक्षा के बीच से भी अपना पूरा सिंडिकेट चला सकता था। एसटीएफ की गिरफ्त में होने के बावजूद अतीक ने इतनी सफाई से बात की कि मेजर इकबाल को जरा भी शक नहीं हुआ। फोन कटते ही अतीक का वो खौफनाक स्लीपर सेल एक्टिव हो गया। पुलिस की नाक के नीचे से बिना किसी भनक के उसके सबसे भरोसेमंद गुर्गों को बॉर्डर की तरफ रवाना होने का सीक्रेट फरमान मिल चुका था। दुश्मन का रिसीविंग नेटवर्क अभी भी जिंदा था। 8 नवंबर की शाम ढल रही थी। इस्लामाबाद की फैक्ट्री में ट्रकों का काफिला हिंदुस्तान में तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। बस रवाना होने की एक आखिरी हरी झंडी का इंतजार था और उसी भीड़ के बीच मौत के साये में खामोशी से खड़े थे हमारे अंडरकवर एजेंट मेजर मोहित शर्मा। उनके चेहरे पर वही पुराना मुखौटा था, लेकिन उनका दिमाग इस पूरी तबाही की पल पल की रिपोर्ट दिल्ली पहुंचा रहा था।
रात 8:15 बजे इस्लामाबाद के उस कमरे में दाऊद, मेजर इकबाल और खनानी टीवी स्क्रीन के सामने बैठे ट्रकों के बॉर्डर पार करने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी भागता और हांफता हुआ कमरे में घुसा। भाईजान, टीवी पर देखो क्या आ रहा है। सब टीवी की तरफ मुड़े। स्क्रीन पर मोदी जी सीधे देश को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने वो ऐतिहासिक ऐलान कर दिया कि आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। एक ही झटके में ट्रकों में भरा 60,000 करोड़ का जाली खजाना महज रद्दी के कागज में बदल गया। इस भयंकर सदमे और अपनी सालों की मेहनत को राख होता देख खनानी बदहवास होकर कमरे से बाहर निकला, छत पर गया और वहां से नीचे गिरकर उसने अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये कोई आम राजनीतिक फैसला नहीं था। ऑपरेशन ग्रीन लीफ हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस हिस्ट्री की वो सबसे बड़ी लड़ाई थी, जो किसी बॉर्डर पर हथियारों से नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक से लड़ी गई। अजीत डोभाल और मेजर मोहित शर्मा जैसे उन गुमनाम शूरवीरों ने खामोशी से वो कर दिखाया जिसका श्रेय उन्होंने कभी नहीं मांगा। पीएम मोदी ने आम जनता की तकलीफों का भारी रिस्क लेते हुए देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। क्या आपको लगता है कि अगर हमारी इंटेलिजेंस वक्त पर यह चाल नहीं चलती तो आज भारत की स्थिति क्या होती? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और भारत के इन गुमनाम जांबाजों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें।